कल हमें ये 2 पूरा पढ़ चुके, आज ये 4 बहुत अच्छे से जानना है। कहानी सुनते चलिए और बस आराम से समझते चलिए, ठीक है। चलो कल ये पूरा, पहले आइए शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। पहले मैं लिख लूं। आर्टिकल 23 आपके पास ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति का आपके पास दास, दास, नौकर और मानव तस्करी या उस व्यक्ति का किसी भी प्रकार से शोषण ना होगा। 24 में क्या कहता है, बच्चों के लिए एक विशेष आपके पास अधिकार, ठीक है। 2 समझ लो बस। पहले 2 समझने के पहले शोषण शब्द समझ लो। शोषण किसे कहते हैं? आदमी कहता है हमारा शोषण हो रहा है, ठीक है। आज भी कह देता आदमी हमारा शोषण हो रहा है, ठीक है। शोषण शब्द आपके पास उसे कहते हैं जहां पर व्यक्ति को किसी के अंडर पे काम करना पड़ता है, चाहे सरकारी जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे आपकी दुकान हो, चाहे हम लोगों का कुछ काम हो। अगर आप अपने अंडर पे कुछ व्यक्तियों को अपने अंडर पे रखे हो और उनको पैसा भी दे रहे हो और मान लीजिए कुछ खाने पीने का सामान भी दे रहे हो, लेकिन तुम काम उससे 2 गुना नहीं 3 गुना ले रहे हो और दे रहे हो बहुत कम। बेटा यहां ध्यान देना, दे रहे हो बहुत कम, तो तुम ये नहीं कह सकते मैं इसको पैसा भी दे रहा हूं और मैं इसको सब कुछ दे रहा हूं, तो भाई ऐसे कैसे आपके पास ये सब चीजें ना। अगर तुम उसको जितना पैसा दे रहे हो उतना ही काम लो। ऐसा ना हो कि पैसा तुम बहुत कम दे रहे हो, काम ले रहे हो इतना ज्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं, अगर ऐसा होगा तो तुम उसका शोषण कर रहे हो, ठीक है। पचड़ी की कोई व्यक्ति दुकान में, कपड़ों की दुकान में काम कर रहा है, दे रहे हो तुम उसको 4000 5000 का महीना, सुबह के 10 बजे से बुला के 8 बजे से शाम की घट रहे हो तुम रात के 10 बजे तक 9 बजे तक, ये कहां का नियम हुआ। और बीच में खाने की छुट्टी आधे घंटे का देते हो और बस उसके बाद फिर काम पे लगाते हो, तो तुम उसको काम नहीं दे रहे हो, तुम उसका शोषण कर रहे हो, ठीक है। बगल बगल में आपके पास चौराहे में ठेलियां लगी हुई है, मोमोज की, छोले भटूरे की, गन्ने की जूस की, उसमें मान लीजिए कोई छोटा बच्चा काम कर रहा है या फिर कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति युवा कोई भी काम कर रहा है, उससे काम करा रहे हो तुम दिन रात। जब तुम जाते हो उसको देखते हो दिन भर बर्तन धुल रहा है, कुछ कर रहा है, और तो उससे पैसा पूछे तुम्हें टाइम मिला कि भाई 1 महीने का कितना दे देते हैं, तो उसने कहा भाई 2000 3000 रुपए दे देते हैं हमको या 4000 दे देते हैं, तुमने कहा यार तुम्हारा तो ये शोषण कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं शोषण। सरकार भी नहीं करेगी, सरकार भी कर सकती है, क्योंकि पचड़े की तुमने टीचर की भर्ती करी, एसआई की भर्ती करी, पुलिस वाले हमेशा शिकायत करते रहते हैं हमारा शोषण हो रहा है, दिन रात काम, दिन रात काम, दिन रात काम। रात के 2 बजे भी अगर फोन आ जाएगी कहीं पर हत्या हो गई तो पहुंचो गाड़ी से, ठीक है। तो जिंदगी है कि नहीं है, तो किसी व्यक्ति का शोषण नहीं होगा, और किसी व्यक्ति का शोषण नहीं होगा, उसको कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। भीमराव अम्बेडकर 2 नियम बता के चले गए। पहला, उसने कहा कोई भी व्यक्ति अपने पास में आज से, देश आजादी के बाद से, कोई दास नहीं रखेगा, अर्थात गुलाम नहीं रखेगा अपना, ठीक है। तीसरा, ना तो कोई व्यक्ति अपने अंडर पे नौकर रखेगा, ये नहीं हो सकता। इसलिए आज आप देखो किसी के घर के में भी दास और गुलाम नहीं होते। कोई ये नहीं कह सकता ये मेरा दास है, ये मेरा गुलाम है, नहीं, ठीक है। और अब तो इतना स्मार्ट हो गई पूरा सब कुछ कि आदमी कोई किसी को नौकर भी नहीं कहता। आप किसी की दुकान में चले जाओ तो कभी ये नहीं कहता ये मेरा नौकर है, ये 3 नौकर लगा के रखे ना, वो तुम्हें इंग्लिश में बोलेगा मेरे हेल्पर है या मेरे कर्मचारी है। सरकारी सर्विस भी अपने अंडर पे काम करती है नौकरों को, लेकिन नौकर नहीं कहती, प्यून कहती है आपके पास कि मैंने प्यून की भर्ती निकाली, या रेलवे ग्रुप में डी की भर्ती निकली, या आपके पास उसकी नीचे वाली भर्ती जो पानी पिलाने का काम करेगी, आपके पास ऑफिस में बाबू के अंडर पे उनकी फाइल ले जाने का काम करेगी, लेकिन नौकर नहीं बोलोगे, नौकर नहीं है वो आपके, आप उसे पैसा दे रहे हो तो वो आपके लिए कुछ निश्चित समय के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए नौकर शब्द अब इस्तेमाल नहीं होगा। तीसरा, आपके पास अंबेडकर ने कहा मानव तस्करी नहीं होगी। मानव तस्करी पहले बहुत होती थी, आज भी होती है, लेकिन आप लोग यूपी में रहते हो इसलिए पता नहीं चलता कि मानव तस्करी होती है कि नहीं है। कभी एयरपोर्ट के पास में जाओ, लखनऊ, दिल्ली बिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, गोवा, तब तुम पता चलेगा मानव तस्करी कितनी हाई लेवल पर होती है, ठीक है। आपके पास कई आपके पास छोटे आपके पास 18 साल 19 साल की लड़कियां जा रही है, टोली की टोली, 15 20 टोलियां, सीआईएसएफ लगी रहती है, पूरी पुलिस फोर्स लगी होती, कुछ नहीं कर पाती उनको पता है ये मानव तस्करी चल रही है, कुछ नहीं हो सकता। सीधे पूछेंगे हाँ भाई तुम्हें किसी की बिना मर्जी से तो नहीं ले जा रहे, वो लड़के कहेंगे नहीं हम स्वतः अपनी मर्जी से दुबई जा रहे हैं, ईरान जा रहे हैं, इराक जा रहे हैं, ठीक है। गए, अपना पासपोर्ट वीजा सब तैयार, 5-10 दिन में वहां से वापसी आ गई, ठीक है। सरकार सब देख रही है कि 20-25 लोगों की टोली एक आदमी लेके गया, क्यों लेके गया होगा सब जानते हैं, और 20-25 की टोली लेके वापस आ गया, ठीक है। पैसा मिल रहा है, लड़की इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है, ठीक है।
वो आदमी ने उसकी बिल्कुल फाइलें कंप्लीट करा के रखी है, तो इसे कहते हैं मानव तस्करी। अम्बेडकर ने कहा मानव तस्करी नहीं होगी। तो ये मानव तस्करी में जितना हो सकती है सरकार रोक लगाती है, लेकिन अब कुछ चीजें आदमी स्वेच्छा से कर पाता है तो उसे सरकार मानव तस्करी नहीं कह पाती। जैसे रेड अलर्ट एरिया, ठीक है, इलाहाबाद तरफ चले जाओ तो एक एरिया पड़ता है मोहल्ला मीरगंज। आपके पास दिल्ली तरफ चले जाओ जिसका नाम मुझे नाम याद नहीं, जीटी रोड ऐसा कुछ करके, जीबी नगर, ठीक है, जहां पर दिन भर दलालों का काम होता है, लड़का लड़की, लड़की नहीं लड़का, ठीक है, लड़के खड़े होते हैं शाम के 7-8 बजे आपके पास, लड़कियां आती हैं बिठा के लगा जाती है अपनी गाड़ी में, लड़कियां खड़ी होती है आपके पास, सोचा हो रहा, लेकिन नहीं, अब सरकार कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि सरकार को पता है ये उनकी मर्जी से हो रहा। इसलिए भीमराव अम्बेडकर ने कहा ये कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसे कहते हैं आर्टिकल 23, ठीक है। नियम है, जितना कंट्रोल कर लिया उतना बहुत है, अब नहीं कंट्रोल हो रहा तो क्या करे बेचारी सरकार, अब आदमी खुद कुआं में गिरना चाह रहा तो गिरे कुआं में, ठीक है। अगला आपके पास आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 आपके पास ये कहता है बच्चों का विशेष सत्कार होगा, बच्चों से कोई भी शोषण नहीं कराएगा। मतलब कितनी उम्र तक के बच्चों को, तो बोलना 14 वर्ष तक के बच्चों को, इससे न्यूनतम, और 14 वर्ष तक की, 14 वर्षों के बच्चों को कोई भी ना होटल में, दुकानों में, कंपनियों में, रासायनिक फैक्ट्रियों में, किसी भी स्थान पर काम पे नहीं लगाएगा, ठीक है, क्योंकि इनका कार्य है पढ़ाई का, और पढ़ाई के लिए सरकार ने एक आर्टिकल बना के रखा है जिसका नाम क्या है, 21A, ठीक है। सरकार कहती है जब हम 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं, उनके लिए बैग दे रहे हैं, किताबें दे रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, मिड डे मील की योजना चला रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं, तो उनको शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षा यूज नहीं होगा। अब बात आ जाती है कभी कभी माता पिता की, कि माता पिता क्या अपने बच्चों का यूज कर सकते हैं काम वाम में, तो सरकार कहती है यस, लेकिन माता पिता उन्हीं कामों में अपने बच्चों को लगाएंगे जिन कामों में उनका खतरा ना हो, छोटे मोटे काम, जैसे जैसे मान लीजिए घर में कोई माँ काम कर रही है, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर ही, और ठीक है, माँ काम कर रही है, मान लो माँ का काम है स्वेटर बुनने का या कुछ काम करने का, तो बच्चे से ये कह सकते हो बेटा ये ऊन की थैली उठा देना, बच्चा ये थोड़ा सा बेटा ये सामान यहाँ से 3-4 उठा के यहाँ रखवा देना, बेटा ये बंडलों को थोड़ा एक साथ इकट्ठे, ऐसे छोटे मोटे काम, ये काम करा सकते हैं उसकी माता और पिता। अगर यही काम तुम घर के बालों के अलावा किसी ने भी कराने का सोचा तो बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, शोषण हो जाएगा। इसलिए सरकार बड़ी सख्त रहती है इन सब चीजों में। लेकिन तुम भी देखते हो आज के छोटी ठिलियों में छोटे छोटे बच्चे लगे रहते हैं आपके पास काम करते, तुम छोटे भटूरे खाने जाते हो वही थाली देते हैं छोटे छोटे बच्चों में, आप पूछोगे 12-13 साल 14 साल होती है, 13 साल 11 साल, क्यों? इसलिए लगे होते, बेचारे क्या करें, इतनी गरीबी बहुत कुछ करा देती है उनको, महीने का 2-3 हजार रुपए मिल जाते हैं और वो दुकानदार भी खुश होता है। किसी आप जैसे हम जैसे व्यक्ति को काम पे लगाएगा, मान लो युवा है तो वो 5 लाख के नीचे काम नहीं करेगा, बच्चा काम कर देगा 2000 में 2500 में, बस खाना दे दिया, कितना खाना खाएगा, 2 रोटी में सुबह पेट भर जाएगा, 2 रोटी में शाम को पेट भर जाएगा, उनको काम पे लगा देते हैं। एक प्रकार का शोषण है, लेकिन सरकार इन सब चीज पर रोक लगाना चाह रही है। तो आर्टिकल 24 किसी भी बच्चों का आपके पास शोषण नहीं होगा। आ जाइए धार्मिक स्वतंत्रता, बड़ा इंपॉर्टेंट, धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, देखिए कुछ चीजें ऐसे जानने को मिलेंगी जो आप जानते नहीं होंगे। 25, 26, 27 और आप बोलिएगा 28 क्या होता है। 25 आपके पास कहता है प्रचार, 26 कहता है प्रबंध, 27 कहता है कर्म, और आपके पास ये कहता है आपके पास उपासना में शामिल, ठीक है। चलिए पहले समझ लो, आपके पास आर्टिकल 25 आपके पास क्या, आर्टिकल 25 आपके पास कहता है आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो। तो मेरी बात सुनना, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, अपने धर्म का मान ले सकते हो, और अपने धर्म की आपके पास जो भी आपकी धर्म की संस्कृति है, ठीक है, उसका तुम एक प्रकार का प्रमोट कर सकते हो। मैं थोड़ा व्यवहारिक भाषा में समझाऊं, आप हिंदू हो, अपने धर्म को खूब प्रचार करो, कोई सरकार को इतू से लेना देना नहीं है, ठीक है। खूब तुम आपके पास आंदोलन वो करो, रामनवमी के बोल करो, आपके पास जो तुम्हें करना हो, दिवाली मनाओ, होली मनाओ, बढ़िया तरीके से प्रोग्राम करो, कोई दिक्कत नहीं। सरकार कहती है कैसी, कोई समझे। मुस्लिम भाई आपके पास खूब करे, अपनी मदरसा निकाले, मदरसा का आपके पास जुलूस निकाले, मतलब आपके पास वो रात्रि जो उनकी होती है जुमेरात, ये अपना करे, ईद मनाए, मीठी ईद मनाए, कुछ भी करे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पारसी अपना खूब करे आपके पास, ईसाई वैसे आपके पास कोई घंटा आपके पास टन की आवाज, कोई दिक्कत नहीं। सरकार कहती कोई नहीं, तुम्हारा मन है भाई, तुम अपना खूब धर्म का प्रचार करो, मानो। मानने के बाद अगर तुम्हारा मन भर गया, तुम्हें कल के दिन लगा मुझे हिंदू धर्म में अच्छा ही लग रहा, ठीक है, तो तुम मुस्लिम धर्म अपना लो, तुम मुस्लिम धर्म अच्छा ही लग रहा, तुम ईसाई अपना लो, तुम्हें और कोई धर्म अच्छा ही लग रहा, तुम और कोई धर्म अपना लो, तुम्हें कोई रोक नहीं है, सरकार तुम्हें बिल्कुल मना नहीं करेगी। लेकिन धर्म अपनाते समय बस सरकार इस बात का ये देखेगी कहीं तुम्हें प्रेशर तो नहीं किया गया,
कहीं तुम्हें किसी ने बहकाया तो नहीं है कि तुम्हें बातें बातें बोली कि भाई मुस्लिम से हिंदू धर्म में आ जाओ, हिंदू से मुस्लिम धर्म में आ जाओ? किसी ने तुम्हें पिल्लू बॉल तो नहीं दिया कि तुम ईसाई बन जाओगे तो हम तुम्हारे अकाउंट में 2 लाख रुपए पहुंचा देंगे? ऐसा ये चीज नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो कोई भी धर्म अपना ले, किसी भी धर्म में विकास हुआ हो किसी भी धर्म को अपना सकता है। तीसरा, अगर उसको धर्म नहीं मानना है, वो कह रहा है मैं नास्तिक हूं, तो नास्तिक बन जाए। आर्ट एंड कल्चर में मैंने नास्तिक पढ़ाया आपको। नास्तिक का मतलब ये नहीं होता कि वो भगवान नहीं मानता, नास्तिक का मतलब ये होता है वो वेदों की बातें नहीं मानता, बस ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद की बात है, तो वो आपका ना मानना चाहे तो ना माने। ठीक है, ये सब आपके पास आ जाता है किसमें? आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 26, अपने धर्म का प्रबंध करे। प्रबंध मतलब अब भाई तुम्हें अपने धर्म बचाना भी तो है, तुम अपने धर्म का खूब हवन कुंड कराओ, जगह जगह आपके पास नवरात्रि में दुर्गा माता बैठवाओ, गणेश चतुर्थी आपके पास करो, कुछ भी प्रबंध करो, सम्मेलन करो, यज्ञ करो, जो तुम्हें करना हो वो करो। ठीक है, सब धर्म के लोग अपने अपने धर्म के प्रचार प्रबंध के लिए जो करना हो प्रबंध करें, मैनेजमेंट करें। वो मंदिर बना दे, कोई मस्जिद बना लो, कोई अपने स्थान पे ईदगाह बना लो, कोई गिरजाघर बना दो, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। भाई तुम अपने धर्म का प्रबंध कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, आप कर सकते हो। आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 के बाद आर्टिकल 27 बहुत इंटरेस्टिंग। सरकार कहती है हम आपके धर्म से टैक्स नहीं लेंगे। मतलब समझ में आया? आपके मंदिर में, ईदगाह में, गिरजाघर में, मस्जिद में कितना रुपया आता है, उस रुपया में सरकार कहती है हमें कोई टैक्स नहीं चाहिए। ये बात अंबेडकर साहब पहले कह के गए थे, लेकिन सरकार ने जब देखा कि कुछ मस्जिदों में, कुछ मंदिरों में बहुत ज्यादा पैसा आता है और बहुत ज्यादा पैसा आता है, उनको टारगेट में ले लो। जैसे आपके पास शिरडी का साईं मंदिर, ठीक है, ढेरों पैसा आता है, दिन भर में लाखों का चढ़ाना चढ़ता है। विष्णु देवी का मंदिर, आपके पास अच्छा खासा पैसा आता है। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, नीचे का तिरुवनंतपुरम का मंदिर, आपका जामा मस्जिद, इन सब में पैसा बहुत अच्छे है। गोवा की चर्च, खूब पैसा आपके पास आता है। सरकार ने इन पर नजर लगा ली। सरकार ने कहा देखो, सरकार ने नियम बना दिया। सरकार ने कहा देखिए हम कभी भी पैसा तुमसे नहीं लेंगे, लेकिन हमारी शर्त है अगर कोई पैसा सीधे मूर्ति तक आ जाता है तो वो पैसा हमारा। सरकार ने कहा कोई पैसा मूर्ति तक आ जाता है वो पैसा हमारा, और जो पैसा अगर मूर्ति तक नहीं आता है, संस्था तक जाता है या दान पेटिका में चला जाता है, तो वो पैसा हमारा नहीं है, वो पैसा उस संस्था का है। ठीक है, अब भाई मैं छोटे मोटे मंदिर की बात नहीं कर रहा, मस्जिदों को कि तुम रात की कहने लग जाओ कि संकट मोचन में ऐसा नहीं होता, चौपड़ा मंदिर में ऐसा नहीं होता ना। मैं बड़े बड़े मंदिर की बात कर रहा। अब अपने दिमाग का फ्लैशबैक पीछे जाओ। तुम जितने भी बड़े मंदिर में जाओगे, अजमेर की दरगाह से जहां तुम जाओगे, भगवान बाद में दिखेंगे, दान पेट का पहले दिखेगी। कांतानाथ के मंदिर चले जाओ, चित्रकूट चाहे कहीं चले जाओ, भगवान को ना छुपाओगे तुम। मथुरा गए होगे, कृष्ण भगवान को हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन तुम्हें दान पेट का पहले मिल जाएगी। और कैमरा लगे है सरकार के, और तुमने जो पैसा डाला दान पेटिका में, वो दान पेटिका का पैसा चला जाएगा मंदिर ट्रस्ट के पास, मस्जिद के पास। लेकिन अगर तुमने पैसा ऐसे डाल दिया और मूर्ति को छू गया, वो पैसा वो सरकार मंदिर का नहीं रहेगा, वो पैसा किसका रहेगा? सरकार का। इसलिए बड़े बड़े मंदिरों में मूर्तियां इतनी दूर रखी जाती है कि तुम मूर्ति तक पैसा पहुंचा ही ना पाओ। और जगह जगह दान पेटिका, अगरबत्ती का ढूंढने के स्थान नहीं मिलेगा, लेकिन दान पेटिका का ढूंढने के स्थान जगह जगह तुम्हें मिल जाएंगे। अगरबत्ती के ढूंढते रहोगे, अगरबत्ती कहां लगा दे, हो सकता ना मिले, लेकिन दान पेटिका तुम्हें जहां नजर घुमाओगे वहां मिल जाएगा। हाँ, कितनी बड़ी दान पेटिका। ठीक है, तो दान पेटिका का पैसा संस्था के पास जाता है और आपके पास मंदिर मूर्तियों का पैसा आपके पास सरकार के पास जाता है। ठीक है, अब आ जाइए उपासना। उपासना का अर्थ क्या होता है? उपासना का अर्थ होता है आपके पास प्रार्थना। ठीक है, देखो सरकार ने कहा देखिए, अंबेडकर साहब ने, आपको मुस्लिम स्कूल में पढ़ना, जैसे अपने यहां फैजा में पढ़ लो, आपको क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ना, क्राइस्ट कॉन्वेंट में पढ़ लो, कोई रोक नहीं लगाएगा। किसी मुस्लिम भाई को आरएसएस स्कूल में पढ़ना, बालगंधर में पढ़ लो, हिंदू से पढ़ना सो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी स्कूल में तुम पढ़ लो, ठीक है, कोई तुम्हें स्कूल वाला ये नहीं कहेगा मैं तुम्हारा एडमिशन नहीं लूंगा, नो। लेकिन जब तुम उस स्कूल में जाओ तो शिक्षा देने के पहले स्कूल में प्रार्थना होती है,
और प्रार्थना में कुछ स्कूल वाले आरएसएस के हैं तो कराग्रे वस्ती लक्ष्मी करमंडे सरस्वती सरस्वती पूजन कराएंगे। कुछ आपके पास कहीं पर है एक मुसलमान तो वो अपना एक जो भी उनका होता होगा वो अपना कराएंगे। अब मान लो तुम बाल मंदिर में जाते हो, तुम हो मुसलमान, तुम्हें लग रहा है हमें सरस्वती पूजा करनी नहीं है, मंगलवार में हमें हनुमान चालीसा वाचनी नहीं है, ठीक है, तुम्हें कोई प्रेशर नहीं करेगा, ठीक है। तुम जब प्रार्थना हो रही हो तो तुम बस एक तरफ खड़े हो जाओ शांति से, या फिर सब बच्चे बैठे हो, तुम भी अपना शांति से बैठे रहो, सब बच्चे हाथ जोड़े, हनुमान चालीसा बोले, सरस्वती मां का पूजन करी, तुम कुछ ना करो, तुम शांत रहो, तुम्हें प्रिंसिपल इतना सा कुछ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि तुम्हारा अधिकार है आर्टिकल 28। अगर तुम दूसरे धर्म की प्रार्थना या उपासना में शामिल नहीं होना चाहते हो तो कोई आपको विवश नहीं करेगा, ये आपका मौलिक अधिकार है आर्टिकल 28। आ जाइए आपके पास संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ध्यान दीजिए इसको आपके पास बहुत अच्छे से आपके पास समझिए। देखिए संस्कृति शिक्षा में दो अधिकार, एक आता है 29 और एक आता है आपके पास 30, ठीक है। देखो पहले मैं इसको लिख दूं, इसमें आता है अल्पसंख्यक भाषा, ठीक है, लिपि और शिक्षा का अधिकार, ठीक है, या मैनेजमेंट। और यहां पर आपके पास आता है उनकी स्कूल, आपके पास मदरसा या शिक्षा की स्थापना, दोनों बात समझो। इन्हीं के उदाहरण है आपके फैजाम और बालबंदर जैसे स्कूल, क्राइस्ट कॉन्वेंट जैसे स्कूल। जीआरबी इंटर कॉलेज की बात नहीं कर रहा मैं, बीएनबी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बीएनबी जीआरबी आपने नहीं बनाई है, ठीक है, सरकार ने बनाई है। तो बीएनबी और जीआरबी जीजीआईसी जैसे स्कूल में कोई धर्म नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बीएनबी जीजीआईसी जीआरबी जैसे स्कूलों में ना तो सरस्वती पूजन करा देते हैं ये लोग, वरना आपके पास सिर्फ एक ही चीज होती है, जनगण मनगण, ठीक है। आप जब देखो तो आपके पास विनायक जया है, उसके बाद छुट्टी कर दी जाती है या क्लास प्रारंभ करी जाती है, कहीं पर धर्म की बात नहीं आती किसी भी स्थान पे। लेकिन तुम इनके स्कूल पहुंच जाओ, चाहे बाल मंदिर से कहीं पर भी, उसकी धर्म की बात आ जाएगी। अब ध्यान दो, अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है, पहले ये दिमाग से निकाल लो। हम लोग अल्पसंख्यक सुनते हैं मिनॉरिटी, तो हमें लगता है बस सीधे मुसलमान, गलत। अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान नहीं होता है, अल्पसंख्यक का मतलब वह संख्या होती है जिनकी संख्या अल्प है, कम है, वह है अल्पसंख्यक। अच्छा, जैसे मुसलमान, बुद्ध, जैन, पारसी, एसटी, ठीक है। आपके पास जनजाति, ये सब अल्पसंख्यक है। बीर आपके पास गारो खासी जयंती है, ये सब जनजाति, ठीक है। गोंड आपके पास सब जनजाति, अल्पसंख्यक। सीधी कहानी समझो भाई साहब, अल्पसंख्यक जाति के आधार पर होती, नो, भाषा के आधार पर भी होती है। अगर आपकी भाषा बोलने वाले लोग कम है तो आप अल्पसंख्यक हो, अगर हिंदी बोलने वाले कम हो तो आप अल्पसंख्यक हो, आपकी जनजाति कम है तो आप अल्पसंख्यक हो, सीधी बात है। अगर तुम्हारी संख्या कम, तुम सब अल्पसंख्यक हो। अब अल्पसंख्यक को अपने आप का बचाव भी करना है, अपनी भाषा का बचाव करना है, भाषा, अपनी लिपि का बचाव करना है कि तुम कैसे अपना सभ्यता करके आज यहां तक पहुंचे, उसका बचाव करो। अपनी संस्कृति का बचाव करना है तो अपनी संस्कृति का बचाव करो, ठीक है। ये तुम्हारी पर डिपेंड करेगा, आप कर सकते हो आर्टिकल 29 पे। आर्टिकल 30 आ जाओ। अब उसी बचाव के दृष्टिकोण पे अब कैसे बचाव करो, तो आज के समय पे अगर अपनी संस्कृति और परंपरा बचानी है तो एक ही रास्ता नजर आता है, शिक्षा, ठीक है। लोगों को लगता है अपनी स्कूल खोल दो, अपना सब खोल दो, अपन बच जाएंगे, सब रहेगा, बात भी सही है। जितने ज्यादा तुम दिमाग में लोगों के माइंड को घुमा दो, उतनी ही चीजें तुम्हारी ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो मुसलमानों ने अपने स्कूल खोल लिए, फैजाम एजाम, ठीक है, जामिया इस्लाम, आपके पास ये सब स्कूल, ठीक है, और वो अलीगढ़ विश्वविद्यालय, ये सब, ठीक है। अब तो वो सरकार के अंदर पे है। इसके बाद आपके पास हिंदू पसंद ने अपने खोल लिए, बाल मंदिर, क्राइस्ट कॉन्वेंट वालों ने, क्रिश्चियन है उन्होंने अपने खोल लिए क्राइस्ट कॉन्वेंट, ठीक है। हिंदू इंडियंस वालों ने आपके पास, इन्होंने अपने खोल लिए हिंदू पब्लिक स्कूल। ये मैं राठी में बता रहा हूं, बाहर का तो बहुत दूर की बात है। आपकी राठी में 3-4 धर्म के अलग अलग स्कूल खुल गए। चित्रगुप्त वो शेख छोटेलाल वाले ने अपना खोल लिया, वो चित्रगुप्त वालों ने अपने खोल लिए। तो बेटा सब अपने अपने धर्म का प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन याद रखें कोई भी स्कूल वाला ये ना कह देगा गलती से कि फैजाम वाले ये कह दे, नाम बताओ, तुमने कहा मोहन सिंह, अरे तुम तो हिंदू है, हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, उठा कर ले जाएगी फोर्स आपके पास। प्रिंसिपल जहां की हो ना, तेरे आपके तुमने उसके बेचारे का मौलिक अधिकार कैसे छीन लिया।
आज बाल मंदिर वाले ये नहीं कहेगा कि तुम मुसलमान हो, हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे ना, ये नहीं हो सकता। तो आप किसी को भी कहीं पर भी अपना पढ़ाइए, ठीक है। तो ये आपके पास स्कूल, अपने स्कूल खोलो। अब सरकार ने एक छूट और दे दी। क्या छूट दे दी? सरकार ने कहा देखो बाल मंदिर, देखो हिंद एंजल्स, देखो क्राइस्ट कॉन्वेंट, देखो फैजाम, तुम ये तुम्हारे कॉलेज है तो तुम ही समझो, इसका प्रधानाचार्य कौन बनेगा तुम समझो, इसके शिक्षक कौन होंगे तुम समझो, इसके कर्मचारी कौन होंगे तुम समझो, हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि ये स्कूल हमने नहीं खोला। भीमराव अंबेडकर ने कहा कि मुझे जितना समझ में आया, ध्यान समझना, 1 2 3 4 5 है, मुझे जितना समझ में आया मैंने वो तुम्हारे लिए कर दिया। लेकिन मान लो सरकार का भरोसा नहीं है, सरकार ने तुम्हें ये कोई अधिकार ना दिए, मान लो सरकार ने तुम्हें प्रचार करने ना दिया, सरकार ने कुछ तुम्हें ना दिया, तो तुम क्या करोगे? तो भीमराव अंबेडकर ने आपके मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए सर्विस सेंटर खोल रखा है। और वो सर्विस सेंटर कहां है? तो बोलिएगा वो सर्विस सेंटर है दिल्ली। दिल्ली में कौन? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है यार। मतलब आपके अधिकार का उल्लंघन हो, तुम सीधे जा सकते हो सर्वोच्च न्यायालय। मैं यहां पर एक शब्द लिखना चाहूंगा, इस शब्द को कहते हैं आपके पास सीधे सर्वोच्च न्यायालय। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आपको, सर्वोच्च न्यायालय वो संस्था है देश की एकल दिल्ली में, जिस सर्वोच्च न्यायालय में तुम किसी भी केस की सुनवाई के लिए सीधे नहीं जा सकते। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तुम्हें मार दे, तुम्हें कुछ कर दे, तुम सीधे नहीं जा सकते सर्वोच्च न्यायालय। उसके नियम है, पहले तुम्हें जाना पड़ेगा डीसी कोर्ट, जिला न्यायालय, जिला न्यायालय सुनवाई हो जाए फिर जाओ हाई कोर्ट, एससी उच्च न्यायालय, और जब यहां से सुनवाई हो जाए तुम्हारा मन न लगे तब जाओ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें अच्छा खासा लंबा समय लग जाता है। लेकिन अंबेडकर साहब जानते थे कि आदमी मर जाएगा सुप्रीम कोर्ट जाते जाते। अंबेडकर ने कहा देखो सुप्रीम कोर्ट, तुम हर चीज में रोक लेना, लेकिन अगर मेरी जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो उसकी सुनवाई तुम डायरेक्ट करना। यही एक अधिकार है जो तुम सीधे जा सकते हो सर्वोच्च न्यायालय, कोई डीसी में नहीं जाना, कोई एससी में नहीं जाना। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर ने कहा अब ऐसा भी नहीं है कि तुम हमेशा सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाओ, नो। अंबेडकर ने कहा मान लो कोई व्यक्ति केरल में रहता है, उसकी बेचारे के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, अब बेचारा वो दिल्ली तक आएगा तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो अंबेडकर ने कहा अगर तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते हो तो तुम कौन सी कोर्ट जा सकते हो? तो आंसर देना हाई कोर्ट, ठीक है। और अंबेडकर दोनों को आर्टिकल बता गया, मैंने कल आपको आर्टिकल 13 बताया था। अंबेडकर ने कहा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट सुनवाई करेगी आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। और जिसके अंतर्गत पे कितनी रिटें निकाली जाएंगी, तो आंसर देना कितनी रिटें निकाली जाएगी? 5। अब रिटें क्या है वो थोड़ी देर में समझा देता हूं, पहले इसको लिख लीजिए बेटा। चलिए, कि कोई व्यक्ति दिल्ली तक सुनवाई करने कैसे आए, या कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेके उच्च न्यायालय मतलब आपके पास हाई कोर्ट कैसे जाए, और ये है सुप्रीम कोर्ट, यहां कैसे जाए? अब थोड़ा सा समझना। मान लो एक गांव में व्यक्ति है, आपका देश आजाद हुआ, नया नया सब कुछ आज भी वही है, और किसी ने किसी की मान लो कोई बकरी मार दी या बकरी चुरा ली। ध्यान सुनना, बकरी कितनी की, ठीक है, छोटा बच्चा है तो मान लो 1000 2000 3000, अच्छी बकरी है तो मुश्किल से 7000 8000 9000, ठीक है। अब वो 3 4 5 हजार की बकरी के चक्कर में पहले वो टिकट कटाए बस का राह खाए, रात से टिकट कटाए तो हरपालपुर जाए, हरपालपुर से टिकट कटाए ट्रेन का सो इलाहाबाद पहुंचे, इलाहाबाद में जाके वकील को पैसा दिए, और वकील के पैसे देने के बाद वकील उसका केस लड़े, फिर वापस आए, फिर टिकट कटाए अपने गांव आ जाए, फिर कोर्ट गए 10 तारीख को फिर आना, फिर टिकट कटाए 5000 की बकरी, ठीक है। और पता चलेगी 5000 की बकरी के चक्कर में एक ही बार में खर्च हो गया 2-3 हजार, समस्या बहुत, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तो जा नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट में तो सब इंग्लिश टू इंग्लिश बात होती है, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस हिंदी में नहीं लड़ा जाता, ये दिमाग से भ्रम निकाल देना, सब इंग्लिश का काम है, हाई आपके पास इंग्लिश। सिर्फ भारत सरकार ने संविधान में 3-4 राज्यों को छूट दी हिंदी में केस लड़ने की, उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, बिहार, कहा कि तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो इसलिए, ठीक है। आपके पास पता नहीं कि तुम सरकार ने कोर्ट का जज पूछ रहा यू आर ए मर्डर, तुम कहो या तुमने कहा हाँ गजब, कोर्ट ने कहा तुमने खुद करवाई थी, तुमने मार, मैंने खुद थी, मैंने तो या किया था, तो कोर्ट कहेगी या का मतलब होता है हाओ, ठीक है। तब आपके पास नारा यार ऐसे नहीं, तब कोर्ट ने कहा भैया भाषा बदलो, हिंदी लाओ, ठीक है। तो इन्हीं में एक जज था, उनका मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था पीएम भागवती। कहानी है 1986 की, सुनना बस। इस जज को दिमाग ठनका, इसने कहा नहीं यार, ऐसे तो भीमराव अम्बेडकर का सपना पूरे नहीं हो रहा, लोगों की इतनी मौलिक अधिकार उल्लंघन हो जा रहे हैं, कैसे काम चलेगा। इस जज ने भैया एक नियम पास कर दिया। इसने कहा देखिए, आज से पूरे भारत में अगर किसी व्यक्ति के कहीं पर भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो बस वो कुछ न करे, अपने गांव में बैठ के एक कागज में अपनी समस्या लिखे और अपना साइन कर दे और डाक विभाग में जाके उस पर्चे को डाल दे, उसमें पता लिख दे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, और वो पर्चा जैसे ही हमारे पास आएगा हम उसको मद्देनजर करते हुए यहीं से फैसला सुना देंगे, उस व्यक्ति को आना भी नहीं होगा, फैसला सुना दे। भाई साहब जैसे ये फैसला आया, इस रिट को बोला गया, इसको बोला गया रिटे, रिटे को बोला गया याचिका, इंग्लिश में कहते हैं इसे PIL, ठीक है। लोगों ने इसको पता क्या नाम दे दिया, लोगों ने इसका नाम दे दिया न्याय का झरना, ठीक है। अब आपके पास कुछ लोगों की शिकायत पहुंची सुप्रीम कोर्ट, साहब हम तो साइन करना भी नहीं जानते, दोबारा अधिकार आया आपके पास, दोबारा बोला जिन बच्चों को, जिन व्यक्ति को साइन करना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, अंगूठा लगाना आता, हाँ अंगूठा लगाए, अपनी शिकायत लिखे और सुप्रीम कोर्ट भेज दिए, हम यहां से सुनवाई कर देंगे। जिनको पढ़ना नहीं आता वो अपने बगल वाले से लिखवा ले, जो कुछ लिखिए बस अंगूठा लगाए, यहां पे हम सुनवाई कर देंगे। भाई साहब एक कागज, दो कागज, तीन कागज, चार कागज, जहां न्यायपाल का पहले खाली बैठी रहती थी, बस ताली बजाती थी कब केस आएगा, कब सुनेंगे। अब इतने केस आ गए कि वो न्यायपाल से कहती महाराज अब केस ना आए हम कहां तक सुनेंगे। इतने केस, इतने केस, इतने केस, रोज न्यायपाल का अब आने लगी केस, ऐसे मुझ पकड़िए चुरा ली, मुझ पकड़िए की पूछ काट दी, अब मैं क्या बताऊं क्यों काट दी, सही है थाने में, अच्छा सही है थाना, थाना इंचार्ज SI, ये हम तुम्हें आदेश देते हैं उस मोहनलाल की बकरिया की पूछ ढूंढ के लाइए वरना तुम्हारे थाने को रद्द कर देंगे। थाना हड़बड़ा गया, बाप रे ये केस कहां से सुनने लगे, आपके पास ये तो सीधे का सीधा कोर्ट फैल गई, वो तो थाना SI इंचार्ज साहब आज यही है, किसी का मौलिक अधिकार उल्लंघन करके देख लो हिला देगी पूरा का पूरा थाने सुप्रीम कोर्ट। ऐसा ही वैसा ही होगा नहीं, थाना कब जाता है, इस थाने में कोई व्यक्ति पुलिस वाला ये नहीं चाहता कि मेरे थाने के अंदर कोई आदमी मर जाए, अगर मर गया तो आर्टिकल 21 प्राण एवं देह की स्वतंत्रता चपट जाएगा पूरा थाना। अतीक अहमद मरे, कर दी भाग्य 17 सस्पेंड, अभी और हो गए 6, ठीक है जांच चलती रहेगी और जौन जौन नाम मिलेगा सब सस्पेंड होंगे, उसका तुमने जीवन चपट लिया। आर्टिकल कोर्ट में छोड़ेगी किसी को, एक एक को सरकार छोड़ दे, कोर्ट एक भी क्यों ना छोड़ेगी अगर सबूत पकड़ में आ गया कोर्ट के, क्योंकि तुमने उसका मौलिक अधिकार को उल्लंघन किया, खूब क्रिमिनल था, खूब उसने लोगों को मारे, लेकिन था तो मानव और मानव का अधिकार हम है, ठीक। तो इसलिए इसको कहा गया न्याय का झरना। और कितनी रिटें जारी की सुन लीजिए, पहली रिट जारी की आपके पास, इसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी इसको तेजी समझना, अगली रिट जारी करी जिसका नाम है परमादेश, इसका रिट जारी करी जिसका नाम है प्रतिषेध, इसकी रिट जारी करी इसका नाम है उत्प्रेषण, आपके पास पांचवा आपके पास रिट जारी करी इसका नाम है अधिकार परीक्षा। कोई तुमसे पूछे भारत देश में कितनी रिटें चलती है तो बोलना भारत देश में कितनी रिटें चलती है, 5। इन 5 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिट कौन सी है तो बोलना बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होती है रिट, ये इतनी इंपॉर्टेंट रिट है जो आप और हमारे लोगों के जीवन में बहुत काम आती है। कैसी, एक छोटी सी कहानी सुना दे रहा हूं, सब समझ में आ जाएगा। मान लो एक लड़का लड़की लेके फरार भाग गए, ठीक है, लड़का भाग गया, लड़की खूब सोना चांदी लेके भागी, ठीक है, लड़का भागा, ठीक है, लव मैरिज था। अब यहाँ लड़की वाले ढूंढ रहे और यहाँ लड़के वाले आपके पास ढूंढने में लगे, लड़का कहां गया, लड़की कहां गई, कोई दिक्कत नहीं,
लड़की वालों उठा के केस कर दिया थाने में कि हमारा भैया ढूंढ के लाओ, तुम हमारी लड़की भाग गई और ये फलनवा भागा लेके। ठीक है, मैं कह रहा हूं आपको बड़े बुरा मानते हो कि पुलिस वालों को, ऐसा ही अपनी जेब से पैसा लगा के गाड़ी बुकिंग करके किराए पे, ठीक है, ढूंढता है लड़की कहां गई देवी। ठीक है, काहे ढूंढता पैसा? एसआई को का पड़ी? एसआई को कुछ नहीं पड़ी, तलार खा जाएगा एसपी। एसआई को सीधे बुलाएगा तेरा। ठीक है, काहे कह रहे तू चौकी वो मतलब सब इंस्पेक्टर, जब तेरे पास पूरा सबूत है, लड़की की फोटो है, ठीक है, लड़की के माता पिता बता रहे मेरी लड़की कल भागी, शाम कितने बजे भागी, और लड़की तुम्हें इस एरिया तक गई, तुम उस लड़की को नहीं ढूंढ पा रहे हो तो काहे की पुलिस? तुम बच्चों को का ढूंढ लोगे? तुम मर्डर का ढूंढ लोगे, हत्यारी को? तो एसआई को जब काम एसआई के लिए सबसे इंपोर्टेंट केस हो जाता है अगर लड़की भाग जाती है। लड़का भाग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लड़की भाग गई, कैसे भागी? ढूंढ के लाओ। अगर माँ बाप गरीब है लड़की का, तो माँ बाप कहेंगे साहब मेरी बिटिया मिली, तो ऐसा ही कहेगा नहीं अभी नहीं मिली बेटा, ढूंढ रहे हैं, आइए गाड़ी कर लेते हैं, थोड़ा माँ तक सूचना मिली है कि इलाहाबाद तक गई है। माँ बाप कहते हाँ माँ बाप पैसे नहीं है, तुम तो लड़की, ऐसा ही जेब से करेगा, समझ लो 100 किराए पे। ठीक है, ढूंढ के रहेगा, 5-6 दिन में ढूंढ देगा। आज तक तुम्हें ऐसी केस रस नहीं होगी पुलिस लड़की ने ढूंढ पाई, ढूंढ लेती है। प्यार का पंचनामा इसलिए डायलॉग पड़ा था, लड़की अंदर पलट जाती है। ठीक है, अब लड़की ढूंढी, अब ऐसा ही कहेगा घर जाओ, घर नहीं जाने देगा लड़की को। इधर लड़का कहां है? बनारस। अच्छा ठीक, जा बोला। ठीक है, लड़का को बोला ऐसा ही 25,000 चले गए गाड़ी बुकिंग करते करते। ठीक है, आपके पास वो चीज। अब लड़की माँ बाप देंगे, माँ बाप बुलाएंगे लड़की के, हाँ ले जाओ लड़की को, ये बैठी तुम्हारी देवी। ठीक है, आगे लड़की को, हाँ जाओ। ठीक, आ गया, लड़का को भी बुला लेगा, लड़कों को पकड़ लेगा, पकड़ ही लेगा। जब आपके पास लड़के माँ बाप बुला जाओ, आ जाओ लड़के के माँ बाप, हाँ महाराज लड़की चली गई, हाँ हम लड़का ले जाए। लड़के को बुला के पहले को अंदर करो। हाँ, लड़का कहेगा काय भाई साहब हम लड़की को छोड़ दिया। हाँ मैंने छोड़े। लड़की बोल के गई है तू को जबरदस्ती ले गया था, 12 बजे सो रही थी, तू कब उठा ले गया पता नहीं चला उसको। लड़की पलट गई, पलटा मैं कछ नहीं जानता, बेल्ट तारो रे, देख दनादन। लड़का के माता पिता को 5 दिन से नींद हराम हो गई, तुम्हारी पुत्र लड़की को भगा के ले गया आपके पास, दे सताई। अब लड़की वाले ये ना समझे कि लड़की बच गई, लड़की बच नहीं गई। लड़की घर चली जाती है तो लड़की के माता पिता उसका टारगेट बैच चलाते हैं। टारगेट बैच 1 महीना में की शादी, अंधा लूड़ा कवड़ा कैसे से करो की शादी करो। ठीक है, आपके पास कैसे भागी दोबारा कब भाग गई क्या पता। ठीक है, तो शादी उसकी भी शादी हो जाती है, लड़का बेचारा का इंतजाम चल रहा। ठीक है, अब लड़का इंतजाम रोज आए माता पिता, अब भाई साहब छोड़ दो ना, साहब छोड़ दो ना, साहब छोड़ दो ना। अब क्या करे आदमी, माता पिता लड़का का कहां जाए? अब ऐसा ही तो खा जाएगा हमारे लड़के को। अब एक रास्ता वकील कहते हैं कोर्ट पहुंचो, इसी वक्त कोर्ट पहुंचो, देखते हैं लड़का कहां है। ठीक है, आगे बात सीधे माता पहुंचते न्यायालय साहब हमारे मोहल्ले का कारकुन हुआ, हमीरपुर जिला मोहल्ले का कारकुन दिया, क्या हुआ बताओ? आपके पास साहब हमारा लड़का नहीं मिल रहा, लड़का 2 दिन से नहीं मिल रहा। और ये ऐसा ही कहानी है, लड़का नहीं मिल रहा, कौन किसने? उसने कहा रात की चौकी थाने में आपके पास ऐसा हुआ। ऐसा ही सब न्यायालय निकालो एक बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऐसा ही थाने इंचार्ज राज जिस एसआई का नाम ये, तुमने एक लड़की को बंदी करके रखा है, उसको प्रत्यक्षीकरण सशरीर अभी कल के कल हमीरपुर कोर्ट में पेश करो। ठीक है, आपके पास जैसे ही रिट जाती है ना कोर्ट में, ऐसा ही चौकी में, अगले दिन से ऐसा ही सब पहुंच जाते हैं साहब ये लड़का। ठीक है, तब कोर्ट कहती कहां था ये 3 दिन से, मेरे के माता पिता ने कहा लड़का नहीं मिल रहा, नहीं साहब वो तो यही था, वो बस का घुमा भी दे। ठीक है, ऐसा ही तो छोड़ो डीएम एसपी की बात बताऊं, कोर्ट के सामने पहुंचते ना, टोपी निकाल के पहले टोपी ऐसे, जज साहब बोलता है ना, जज साहब के बोलने के पहले जी, और जज साहब बोल नहीं पाएगा जी 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 चलता, और कभी कभी जी जी का हो जाता, जी जी हाँ जी जी। ठीक है, आपके पास जी
इतनी पावर कोर्ट की, तब जाके प्रस्तुत करता है लड़के को। तब उसकी माँ पापा पता कहते, अरे मोई बेटा कहाँ कहाँ मारा, उन्होंने कहा कहाँ कहाँ दिखाऊं, कहाँ कहाँ मारा। ठीक है, आपके वो बंदी प्रत्यक्षीकरण। अम्बेडकर साहब ने होते समझ में बेटा ना चले चलवा दी थी पुलिस। आपके पास अम्बेडकर साहब ने कैपिटल में 24 घंटे में हर हाल में पेश करो व्यक्ति को जिसको तुमने गिरफ्तार किया। ये तुम्हारी याचिका है, समझ रहे पावर बंदी प्रत्यक्षीकरण की। अगला परमादेश, बहुत बेहतरीन। सुप्रीम कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट कहता है हमारा आदेश आदेश नहीं है, हमारा आदेश आदेश के ऊपर आदेश, इसलिए हमारे आदेश को आदेश नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, परमादेश। ठीक है, अब सुनिए ये कब होता है, ये ध्यान दीजिए। जैसे तुम्हारी कोई चीज चल रही, मान लो कुछ भी समझ लो, तुम्हारी कोई वैकेंसी है, तुम्हारा कुछ कोई है, टेट में टीजीटी में, तुम इसमें टीटी टेट में देखते हो, सुपर टेट में, ठीक है, कुछ हुआ तुम्हें 2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि 2 क्वेश्चन में बताओ सरकार ने गलत नंबर दिए, कुछ ना करो, तुम कोर्ट पहुंच जाओ, सरकार तुरंत आदेश कर देगी रुकिए अभी वैकेंसी रोकी जाए जब तक हम इस चीज का हल न निकाल लें। आदेश के ऊपर आदेश, इसको क्या बोलेंगे, परमादेश। तब अपन लोग कहते हैं अरे यार सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, काहे रोक लगा दी, एक व्यक्ति ने याचिका डाल दी, याचिका रेट पीआईएल। तीसरा प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। ठीक है, अगर कोई काम गलत हो रहा है, ठीक है, सरकार करे, संस्था करे, नीचे की न्यायालय करे, कोई भी करे, ऊपर वाली कोर्ट रोक लगा देगी, कहेगी नहीं ये काम नहीं होगा तब तक जब तक हम जांच ना कर ले। आपके पास प्रतिषेध। चौथा उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब होता है पूछताछ। ठीक है, मंत्री से कौन पूछेगा, विदेश मंत्री से कौन पूछेगा, मुख्यमंत्री से कौन पूछेगा, तुमने अपनी हिम्मत को मार दिया, इतनी हिम्मत किसी की है जो मुझसे पूछे, है किसकी, न्यायालय की। न्यायालय क्या कर सकती है, पूछताछ। उत्प्रेषण, बताइए महाराज ये तुमने 5,000 करोड़ की सड़क बनाई थी, हमें सुनने को आया तुमने 3,500 करोड़ की सड़क बनी है, 1,500 करोड़ कहां गया, जानकारी दीजिए। ठीक है, ये क्या है, उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा, ये आप और हम में से कुछ लोग मिल जाते हैं। तुम बैंक चले जाओ, बाबू उतना भाव नहीं खाएगा बैंक का मैनेजर जितना पूर्ण खाएगा, वो आपके पास पहन लगा होगा, वो तुमसे ऐसी बात करेगा, पूर्ण जा बैंक नहीं है अभी, कल आइयो, आज साहब लोग खाना खा रहे, तुम्हें लगेगा तुम तमाचा मारो, नहीं वो बहुत बड़े लेवल पे तुम बीएन में चले जाओ, उनकी बाबू उतना भाव दिखाएंगे कि वो चपरासी होंगे, वो अपने आप को सुपर बाबू समझेंगे काम करने में, बिल्कुल तुमसे बात ना करे। तो वही चीज है जिनका अधिकार भी नहीं है, और बात ऐसी कर रहा जैसे तुम बड़े बड़े प्रिंसिपल हो, तो कोर्ट पूछती किसके अधिकार से तुम ये कर रहे। दूसरा, तुमने मान लो किसी वैकेंसी में किसी जुगाड़ पुकार लगा के तुमने अपनी वैकेंसी क्लियर कर ली, अब 3 साल बाद भेद खुला कि तुम तो यार इंजीनियर थे नहीं, तुम तो डॉक्टर थे नहीं, तुम तो अधिकारी थे नहीं, तुम तो कांस्टेबल थे नहीं, तुम तो गलत तरीके से हो गए, तो सरकार तुरंत कोर्ट पूछेगी किसके अधिकार से तुम एसआई की सीट पे बैठ गए जब तुमने पेपर नहीं निकाला। ठीक है, अधिकार परीक्षा, तो बोलिएगा कितनी रेटें आती हैं, 5। ठीक है, बस अंतिम आ जाओ, 1 मिनट और देख लो। आर्टिकल 33, ध्यान दीजिए। अब मैं थोड़ा सा एक बार कहानी बैक कर दूं, आप ध्यान दीजिए, आपको ध्यान से दीजिए। मौलिक अधिकार आते हैं 12 से लेके 32 तक। ये 33, 34, 37 क्या है, मौलिक अधिकार की बाहर की कहानी। ठीक है, मौलिक अधिकार आते हैं 14 से 32 तक, और मौलिक अधिकार और की 2 पहले भी आर्टिकल मिलते कौन से, 12 से 13। तो सुनो, कोई तुमसे पूछे मेन मौलिक अधिकार कौन से है, तो बोलना 14 से 32, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक संवैधानिक उपचार, संस्कृति सुरक्षा। ठीक है, कोई पूछे 12-13 क्या है, मैंने कल बता दिया था, बस इनको देखो। अब आर्टिकल 33, भीमराव अम्बेडकर कह के गए, सुनिए बहुत बढ़िया। भीमराव अम्बेडकर कह के गए किन किन से, भीमराव अम्बेडकर कह के गए पुलिस से, सेना से, सीबीआई से, आर्मी से, आरबीआई, आईबी से, खुफिया विभाग से। भीमराव अम्बेडकर ने कहा देखो, अगर तो अब सुन लीजिए, अगर तुम पुलिस में जाते हो, एसआई बनते हो, कौन बनते हो, अगर तुम आर्मी में जाते हो, खुफिया एजेंसी में जाते हो, आईबी रो में जाते हो,
तुम ये नहीं बोलोगे कभी कोर्ट के पास आके कि मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया। सुप्रीम कोर्ट में तुम जाओगे नहीं। अंबेडकर ने कहा अगर तुम ये सब जॉब करते हो तो कभी भी तुम्हारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। तुम ये केस नहीं कर सकते कोर्ट की केस सरकार के ऊपर। क्यों? क्योंकि पुलिस एक ऐसी जॉब है, तुम्हें 24 घंटे में किसी भी वक्त में जाना पड़ सकता है। आर्मी बन गए, सेना एक ऐसी जॉब है, अगर किसी देश ने तुम्हारे पर हमला कर दिया तुम एक एक दिन 10-10 दिन तक बिल्कुल बंदूक के साथ एक स्थान पर लगे रहोगे। तुम मना नहीं कहता होगे कि मेरी घूमने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 बात थोड़ी हो। ठीक, अगर तुम आईबी सीबीआई में हो तो तुम ये नहीं कह सकते कि लो साहब हमें वहां पहुंचा दिया इन लोगों ने असम में, वहां बताओ गुप्तचर विभाग में कब तक काम करे। देखो जब चुनाव की ड्यूटी लगती है बेचारे पीएससी वाले ठेला में आते हैं, चारपाई में लेटे रहते हैं, मच्छर काट रहे, लेकिन वो कभी ये नहीं कहेंगे अधिकार छंदा। जब कभी ड्यूटी रहती है गन लगा के ऐसी दोपहरी में बाहर खड़े रहेंगे बीच सड़क पे आपके पास, तुम वोट दें तुमको गर्मी, बेचारे ऐसे पसीने पहुंचते रहेंगे, हिलेंगे नहीं अपने स्थान से। जब कोरोना काल था पूरी पुलिस घूम रही थी पूरे आपके पास शहर में, तुम अंदर थे, तुम्हें खतरा था, पुलिस को खतरा नहीं था, घूम रही थी, खतरा था, कोई पुलिस वाले ये नहीं कहेगा कि मैं जॉब नहीं करूंगा। डॉक्टर ने अपने जान पे खतरा रखते हुए मास्क लगा के उन लोगों को इलाज किया जो कोरोना काल में थे। अंबेडकर साहब कह के गए तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम सब देश सेवा कर रहे हो, और देश सेवा में तुम्हारी जान भी चली जाए तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। अगर तुम्हें अपनी जान का इतना प्यारा है तो छोड़ दो ये देश सेवा। तो ये लोग कभी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन पे केस नहीं लगा सकते। आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 सुन लीजिए। भीमराव अम्बेडकर ने कहा सुनिए कभी देश के ऊपर इमरजेंसी भी हो सकती है। इमरजेंसी का मतलब मान लो कर्फ्यू लग गया, धारा 144 लग गई जो भी यूपी में लगी थी, मान लो कोरोना काल जैसी बीमारी आ गई, या मान लो देश के ऊपर किसी ने हमला कर दिया, तो तुम कोई भी सरकारी जॉब का आदमी जॉब छोड़ के नहीं भागेगा कि आपके पास अब तुमने सरकार को सुख में खूब साथ दिया, दुख आया तो भागने लगे ना। जॉब छोड़ के नहीं भागोगे, तुम दिन रात काम करोगे। याद करिए कोरोना काल का समय बैंक लगातार खुल रही थी, अस्पताल लगातार खोल, प्राइवेट अस्पताल तक का सरकार को डाला गया था प्राइवेट डॉक्टरों को कि सब डॉक्टर ड्यूटी के लिए तैयार रहे। आर्टिकल 35 कहता है अंबेडकर साहब ने कहा मैंने इतने अधिकार दे दिए 14 से 32 तक, अगर कोई अधिकार मुझसे छूट गया हो, फिर सुनिए आर्टिकल 35 कहता है अंतिम आर्टिकल, मैंने इतने अधिकार दे दिए 14 से 32 तक, अगर कोई अधिकार छूट गया हो तो तुम इसमें और अधिकार जोड़ सकते हो। लेकिन एक बात याद दिला दूं, तुम उसमें जोड़ दो, लेकिन अगर एक बार जोड़ दिया तो फिर तुम उसको घटा नहीं सकते। अगर तुमने घटाने का प्रयास किया तो कौन सा अधिकार उसको खत्म कर देगा? तेरा मैंने कल क्या बताया था, 13 वह ब्रह्मास्त्र है। अगर किसी ने मूल अधिकार तुम्हारे समाप्त करने की कोशिश करी तो 13 उसको समाप्त कर देगा, मूल अधिकार समाप्त नहीं होने देगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल किसके तहत मौलिक अधिकार जोड़े जाते हैं? तो बोलो 35। और चलिए कल मैंने एक आर्टिकल लिखा था 21A, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किसके तहत जोड़ा गया था? तो आंसर देना आर्टिकल 35 के तहत। बस लिख लीजिए, सवाल मौलिक अधिकार समाप्त। ठीक है जी बेटा, लिखिए